बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड 9th केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 2 पे आ गए हैं हम। ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं और उसका पार्ट 4 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। चैप्टर नंबर 2 पीडीएफ खोल लीजिए अपनी बुक का, या फिर आप बुक खोल लीजिए। दोबारा फिर रिमाइंड करा दूँ आपको, आप में से जो बच्चे इग्नोर कर रहे हैं एग्जाम्पल्स को, वो बहुत बड़ा नुकसान करेंगे अपना एग्ज़ाम्स में, एंट्री टेस्ट में, सब जगहों पे। जो बच्चे इग्नोर कर रहे हैं टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चंस को, वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। ठीक है, तो आपने ऐसा नहीं करना। टेस्ट योर सेल्फ वो भी हो रहे हैं और एग्जाम्पल्स वो भी हो रही हैं, और आपकी बुक के चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज है वहाँ से जो प्रॉब्लम्स है वो भी हो रही हैं। पेज नंबर साथ साथ मैं आपको बताता जा रहा हूँ। अगर आप पेज नंबर देखें अपनी बुक का, पेज नंबर 33 से एटॉमिक स्ट्रक्चर ये शुरू हो रहा है। तो ढूंढते हुए चलते हैं, जहाँ जहाँ टेस्ट योर सेल्फ मिलते जाएंगे उसको हम सॉल्व करते चले जाएंगे। 34 पे नहीं है, 35 पे नहीं है, 36, 37 पे भी नहीं है, 38 पे भी नहीं है, 39 पे आप देखें तो आपको टेस्ट योर सेल्फ मिल जाएगा ABCD करके। ठीक है, तो ये टेस्ट योर सेल्फ जो है इसको आप इग्नोर ना करें। इसमें ए जो है मैं पढ़ूंगा सिर्फ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। पीडीएफ खोल लें या फिर बुक सामने रखें। पेज नंबर 39 पे टेस्ट योर सेल्फ मौजूद है। ए में बोल रहा है व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर ऑफ एन ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम का आपने एटॉमिक नंबर बताना है, और एटॉमिक नंबर आपको पता है हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। डेटा अगर हम इसका बनाएं छोटा सा तो Z से रिप्रेजेंट करते हैं। वो आपसे पूछ रहा है किसका? ऑक्सीजन एटम का। आगे आपको बता रहा है विच हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड 8 प्रोटॉन, और आपको बता रहा है प्रोटॉन की तादाद दे रहा है कितने हैं, 8 हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी आपको बता रहा है 8 है। अगर आपको एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन याद है तो आपके लिए सेकंड में इसका जवाब इसी में मौजूद है। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन बहुत आसान सी है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स की तादाद किसी एटम के अंदर, वो कहलाता है उसका एटॉमिक नंबर। तो भाई प्रोटॉन की तादाद दे तो दी उसने, ये रही 8 प्रोटॉन। तो वेरी सिंपल, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है। कोई परेशानी? रट्टे मारने वालों के लिए तो परेशानी है, जो बच्चे सीखने आए हैं वो तो बोलेंगे तो सामने की चीज़ है। बी की तरफ आ जाइए। फाइंड आउट द मास नंबर ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का मास नंबर जो है वो आपसे पूछ रहा है। मास नंबर को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं हम, आपको पता है। ठीक है, किसका पूछ रहा है आपसे? क्लोरीन का पूछ रहा है। विच हैव 17 प्रोटॉन्स एंड 18 न्यूट्रॉन्स। आपको प्रोटॉन जो हैं उसने 17 दिए हैं, और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो उसने आपको 18 दिए हैं, और आपसे मास नंबर क्लोरीन का पूछ रहा है। आपको पता है इस बात का कि मास नंबर किसके बराबर होता है? इसका फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, Z+N। Z+N, यहाँ पर सिर्फ टेक्निक है छोटी सी। तो ये फार्मूला जो है अगर आप लगाएंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा? मास नंबर पता चल जाएगा, जो कैपिटल A से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Z जो है एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और N जो है वो न्यूट्रॉन्स की तादाद को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये कि अगर किसी एलिमेंट का आपके पास एटॉमिक नंबर आपको पता है, और उस एलिमेंट के आपको न्यूट्रॉन्स की तादाद पता है, तो आप एटॉमिक नंबर को और न्यूट्रॉन्स को जमा कर दीजिए, आपके पास मास नंबर आ जाएगा। इसी बात को एक और तरीके से मैं कह सकता हूँ, इसी बात को एक और तरीके से कह सकता हूँ कि अगर आपको मास नंबर फाइंड आउट करना है तो आप आसान लफ्ज़ों में प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को जमा कर दीजिए, आपके पास मास नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर उसने आपसे मास नंबर पूछा है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद आपको दे दी है। तो यहाँ पर आप प्रोटॉन की जगह पर लिखिए 17 और न्यूट्रॉन की जगह पर लिखिए 18। तो क्लोरीन का मास नंबर आपके पास आ जाएगा 35। ठीक है भाई, 35 ये आपके पास क्लोरीन का मास नंबर आ गया। अगर इस फॉर्मूले के तहत उतारना है दोनों
ही फार्मूले हैं, लेकिन ये चलता है ना, इस फार्मूले के तहत उतारना है तो बड़ी आसान सी, बहुत सामने की चीज़ है। न्यूट्रॉन की तादाद तो उसने आपको दे रखी है 18, आपने लिख दिया। अब ये एटॉमिक नंबर आप सोच रहे होंगे, एटॉमिक नंबर भाई प्रोटॉन की तादाद को ही तो कहते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोटॉन की तादाद उसने दे रखी है, घूम फिर के बात वही है, जमा कर दीजिए, आपके पास 35 जवाब आ जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद सी की तरफ चलते हैं। सी में देख लें, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कोबाल्ट। कोबाल्ट का बोल रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन की तादाद बता दें, प्रोटॉन की तादाद बता दें, कोबाल्ट का एक एटम है, और न्यूट्रॉन की तादाद आप बता दें कोबाल्ट के एटम। सॉल्यूशन, इसके लिए आपको कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर Z फॉर कोबाल्ट, ये केमिकल सिंबल है कोबाल्ट का, इससे इसको लिखते हुए और इसको लिखते हुए आपने गलती नहीं करनी। ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का केमिकल फार्मूला है, कैपिटल C कैपिटल O, ये कोबाल्ट का सिंबल है, कैपिटल C स्मॉल o, तो ये गलती नहीं करनी है आपने। तो आपसे एटॉमिक नंबर जो है वो आपको कोबाल्ट का पता होना चाहिए, और मास नंबर भी आपको कोबाल्ट का पता होना चाहिए। जो एटॉमिक नंबर है कोबाल्ट का वो हमारे पास 27 है, और जो मास नंबर है हमारे पास कोबाल्ट का वो 59 है। समझ आ रही है बात? इसके अंदर सारी की सारी टेक्निक है, ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 और कोबाल्ट का मास नंबर 59। मास नंबर हम पहले भी देख चुके हैं कि मास नंबर असल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद का जमा है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा कर दें तो आपके पास मास नंबर आ जाता है। यानी कि ये जो मास नंबर लिखा हुआ है कोबाल्ट का 59, इस 59 के अंदर कुछ तादाद तो प्रोटॉन है और कुछ तादाद न्यूट्रॉन है। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसी फार्मूले को यूज़ करें आप, A = Z + N। तो इससे आपको न्यूट्रॉन की तादाद पता चल जाएगी। ठीक है, पहले ज़रा न्यूट्रॉन की तादाद देख लेते हैं, कोबाल्ट के अंदर न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है। कोई भी इक्वेशन आप लिखें उसमें पहले अपने टारगेट को कंसंट्रेट करें। आपका टारगेट यहाँ पर A नहीं है, Z नहीं है, बल्कि N है। आपको न्यूट्रॉन की तादाद फाइंड आउट करनी है। मास नंबर आपको कोबाल्ट का बता दिया गया है 59, और कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर भी आपको बता दिया गया है 27। लेकिन अभी ये वैल्यूज़ आपने पुट नहीं करनी। अपना टारगेट जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, न्यूट्रॉन की तादाद, आप अपने टारगेट को पहले इस इक्वेशन में अकेला करें। वो अकेला नहीं है, उसके साथ ये Z मौजूद है। ये Z जब यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा A - Z = N। ठीक है भाई। अब क्या करना है, A आपके पास क्या है, मास नंबर फॉर कोबाल्ट 59 है, माइनस Z क्या है, एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का 27 लिख दीजिए। आपके पास न्यूट्रॉन की तादाद आ जाएगी। ठीक है भाई, माइनस करके देख लेते हैं। 59 - 27 32। न्यूट्रॉन्स की तादाद आपके पास कितनी हो गई, 32। आप इसको यूं करके भी लिख सकते हैं, N = 32। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई। तो न्यूट्रॉन्स की तादाद तो आपको पता चल गई कितनी है, 32। अब रह गए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब वही बात अभी बताई है कि एटॉमिक नंबर ये Z जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या डेफिनेशन है एटॉमिक नंबर की, प्रोटॉन की तादाद को ही हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर जब 27 है तो इसका मतलब आपके पास प्रोटॉन की तादाद तो आ ही गई। तो यहाँ पर प्रोटॉन की तादाद भी आपके पास कितनी है, 27। अब इलेक्ट्रॉन की तादाद की तरफ चलते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक एटम में आयन की बात नहीं कर रहा, मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा, मैं न्यूट्रल एक एटम की बात कर रहा हूँ। एक एटम के अंदर अल्लाह ताला ने जितने प्रोटॉन दिए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ये बात जहन नशीन कर लें, पक्की पक्की एटम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आयन की बात नहीं कर रहा। तो एक एटम के पास जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं।
जब आपको एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का पता चल गया 27, मतलब आपको प्रोटॉन की तादाद पता चल गई 27। तो जितने प्रोटॉन हैं उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस तरह 27 आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी आ गई और आपका मसला हल हो गया जो उसने पूछा था कि प्रोटॉन की तादाद बताइए, न्यूट्रॉन की और इलेक्ट्रॉन की तादाद बताइए। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इसमें डी है, इसमें क्या बोल रहा है, डू यू नो एनी एलिमेंट विच हैव नो न्यूट्रॉन इन इट्स एटम। क्या आप किसी ऐसे एटम को जानते हैं आप किसी ऐसे एलिमेंट को जानते हैं जिसके एटम के अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं है। बड़ा आसान सा जवाब है भाई, हाइड्रोजन का एटम। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। ये जो प्रोटियम है हमारा, इसको ऑर्डिनरी हाइड्रोजन भी कहते हैं और ये वही हाइड्रोजन है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है। तो ये प्रोटियम या ऑर्डिनरी हाइड्रोजन या कॉमन हाइड्रोजन या आम हाइड्रोजन जो है, ये क्या है, ये वाहिद एटम है जिसके पास न्यूट्रॉन कोई नहीं होता। तो इसका जवाब डी का क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, पेज नंबर 39 का टेस्ट योर सेल्फ हो गया। अब आगे चलिए आप पेज नंबर 43 पे आ जाइए। यहाँ पर भी टेस्ट योर सेल्फ मौजूद है। ठीक है, एक ही है इसमें, बाकी 2 तो थियोरेटिकल हैं, उनको तो एक्सप्लेन यहाँ नहीं करूँगा मैं। ठीक है, पेज नंबर 43 पे यहाँ 3 डब्बे बने हुए हैं, टेस्ट योर सेल्फ भी लिखा हुआ है, आप देख लें। पहला वाला जो है वही सिर्फ हमारे पास ट्रिकी एक क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है विच पार्टिकल्स शोज़ मास ऑफ एन एटम। कौन से पार्टिकल हैं जिनकी मदद से किसी एटम का मास बनता है। तो आप याद रख लीजिए, 3 किस्म के सब एटॉमिक पार्टिकल किसी एटम के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं ये किसी भी एटम का मास बनाने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये है इसका टू द पॉइंट जवाब। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये वो पार्टिकल्स हैं जो एटम का मास बनाते हैं। बाकी जो 2 क्वेश्चन हैं वो थ्योरेटिकल बेस्ड हैं, उनको मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा। अब आ जाइए पेज नंबर 47 के ऊपर। यहाँ टेस्ट योर सेल्फ नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है और उसी एग्जाम्पल के अंदर मैं काफ़ी चीज़ें बताऊंगा जो आगे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद देंगी। ये एग्जाम्पल है 2.1। इस एग्जाम्पल को मैं यहाँ पढ़ देता हूँ। राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट विच हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो E.C मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एलिमेंट की लिखनी है। ठीक है, और उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 8 है। ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक मेथड है, एक तरीका है जिसके ज़रिए आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं शेल्स में और उसके बाद सब शेल्स में और फाइनली ऑर्बिटल्स के अंदर। ये बात आप याद रखिए, शेल, सब शेल्स, शेल, सब शेल्स, ऑर्बिटल्स। अगर इन तीनों को मैं एक कोई नाम दूं तो इसको हम कहेंगे स्पेस। स्पेस खाली जगह, वो जगह या स्पेस वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। टू द पॉइंट इसका जवाब ये है, एक ऐसा स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, उस स्पेस को, उस जगह को हम शेल कहते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा स्पेस होता है, बिग स्पेस, बिग स्पेस। इसी बिग स्पेस के अंदर स्मॉल स्पेस होता है और इसी स्मॉल स्पेस के अंदर स्मॉलेस्ट स्पेस होता है। तो ये शेल क्या है, एक बड़ा स्पेस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इस बड़े स्पेस के अंदर एक छोटा स्पेस है जिसको हम सब शेल कहते हैं, वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। और इस सब शेल्स के अंदर एक और
छोटा स्पेस है जिसको हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। जिस तरह अगर किसी की लोकेशन आपको फाइंड आउट करनी हो ना, कोई शख्स किसी घर में है, कोई आपसे दोस्त बात करता है कि भाई कहाँ हो, बोलता है मैं घर में हूँ, तो उस घर के अंदर 4 रूम मौजूद हैं, ठीक है। तो पहले अगर पूछा जाएगा तो वो घर का स्पेस है, उसके अंदर ही वो बंदा मौजूद है ना, आपका दोस्त उस घर में मौजूद है, मतलब उस घर के स्पेस में मौजूद है। उस घर के स्पेस को आपने 4 रूम्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। ये बड़ा स्पेस है उस घर का पूरा घर का स्पेस जो है ये 4 रूम्स में आपने डिवाइड किया हुआ है। तो वो आपका दोस्त जो है वो घर के अंदर है। घर जो है बड़ा स्पेस है, जैसे कि ये शेल है, ये बड़ा स्पेस है। अब इस घर के अंदर, इस बड़े स्पेस के अंदर एक स्पेस ऐसा है, ये 4 रूम हैं ABCD। आपका जो दोस्त है वो कौन से वाले, इस बड़े स्पेस के अंदर, बड़ा स्पेस मतलब घर, और इसके अंदर ये जो रूम्स हैं ये छोटा स्पेस है। अब देखें आप, बड़े स्पेस के अंदर ये छोटे स्पेस मौजूद हैं, ठीक है। बड़ा स्पेस ये घर हो गया और ये इसके अंदर ये 4 छोटे स्पेस हो गए। तो आपका दोस्त कहाँ पर है, इस D रूम में मौजूद है, ये रहा वो। समझ में आ रही है बात आपको। और यहाँ पर भी इस रूम के अंदर भी क्या है, 2 बेड मौजूद हैं, 2 बेड जो है वो मौजूद हैं, ठीक है। ये रहा बेड एक, ये रहा दूसरा बेड, ठीक है। ये एक बेड आपके दोस्त के भाई का है और दूसरा बेड जो है वो आपके दोस्त का है। आपको लोकेट करना है अपने दोस्त को कि आपका दोस्त कहाँ है। आपका दोस्त इस घर में है, घर के अंदर तो है, घर के अंदर तो 4 रूम्स हैं। वो कौन से रूम में है, D रूम में है। D रूम में तो 2 बेड हैं। वो कौन से बेड के ऊपर है, बेड नंबर 1 पे है, बेड नंबर 2 पे है। तो आप कहेंगे बेड नंबर 2 पे है। तो बेड नंबर 2 जो है उसने भी कुछ स्पेस कवर किया है। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, यही समझाना चाह रहा हूँ कि जब हम कहते हैं कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो कहाँ पर मौजूद होंगे, एक बड़े स्पेस के अंदर, जिसको हम शेल कहते हैं, ठीक है। उस बड़े स्पेस के अंदर आपको जाना पड़ेगा, उसमें एक और छोटा स्पेस मिलेगा जिसको हम सब शेल कहते हैं, ठीक है। उस सब शेल के अंदर आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पर उससे छोटा आपको स्पेस मिलेगा फाइनली, जिसको हम ऑर्बिटल कहते हैं, स्मॉलेस्ट स्पेस। वहाँ पर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होता है। समझ में आ रही है बात आपको। जिस तरह आपका दोस्त है वो घर में मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। घर में कहाँ पर मौजूद है, रूम नंबर D में मौजूद है। रूम नंबर D में कहाँ पर मौजूद है, बेड नंबर 2 पे मौजूद है। ये समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो बड़े स्पेस है जिसको हम शेल कह रहे हैं, सब शेल कह रहे हैं और ऑर्बिटल्स कह रहे हैं, ठीक है, इनके कुछ नाम भी हैं। अब इनको यहाँ पर मैं बता दूँ आपको ताकि आपको और इजी हो जाए ज़रा। ये जो शेल्स हैं इनके नाम हैं कुछ। ये बड़े स्पेस, जिसको बड़ा स्पेस मैं कह रहा हूँ, ये कई तरह का होता है, ठीक है। इन शेल्स को हम जो है वो क्या कहते हैं, KLMNO, ये शेल्स के नाम हैं, ठीक है भाई। ये शेल्स के नाम हैं। ये सारे के सारे शेल्स याद रखिएगा, बिग स्पेस, ठीक है। अब ये शेल है तो यकीनन ये K शेल, L शेल, M शेल, N शेल और O शेल, ठीक है। तो इस K शेल के अंदर जो सब शेल मौजूद है, अब सब शेल की मैं बात करूँगा, सब शेल, ठीक है। यानी कि इस K शेल के अंदर जो सब शेल है, इस बड़े स्पेस के अंदर जो छोटा स्पेस है वो क्या है, वो S है। उसका नाम क्या है, S। इसी तरह ये दूसरा जो शेल है ये इस शेल से ज़्यादा बड़ा है। समझ आ रही है बात। ये सारे बड़े बड़े स्पेस हैं, बिग स्पेसेस हैं ये, लेकिन ये इन बड़े बिग स्पेसेस के अंदर भी दर्जा बंदी है, ठीक है। बड़े स्पेसेस के अंदर सबसे छोटा स्पेस K है, उसके बाद बड़े स्पेसेस में दूसरा नंबर पे L आता है, फिर तीसरे नंबर पर M आता है, चौथे नंबर पर N आता है, पाँचवें नंबर पे O आता है। याद रहे ये सब के सब शेल्स हैं, तो इन सब के अंदर सब शेल्स मौजूद हैं, ठीक है। पहला वाला जो K शेल है उसके अंदर एक ही सब शेल है। दूसरा वाला जो L शेल है इसके अंदर S सब शेल भी है और P सब शेल भी है। तीसरा वाला जो शेल है इसमें S भी है, P भी है और D सब शेल भी है। चौथा वाला जो हमारे पास N तक ही रखते हैं अभी इसको,
चौथा वाला जो हमारे पास शेल है इसमें एस भी है, पी भी है, डी भी है, एफ भी है, यानी कि के शेल के अंदर एक सब शेल है एस, एल शेल के अंदर दो सब शेल हैं एस और पी, एम शेल के अंदर तीन सब शेल्स हैं एस पी डी, और एन शेल जो है इसके अंदर चार सब शेल्स हैं एस पी डी एफ। अब यकीनन आप ऑर्बिटल्स के बारे में सोच रहे होंगे, ऑर्बिटल्स इसके अंदर ही होते हैं, ठीक है, सब शेल के अंदर फाइनली अब ऑर्बिटल आते हैं। ऑर्बिटल का स्पेस जो है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ नाम के साथ। ये पिक्चर आपको बतानी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये पिक्चर आपके जहन में नहीं आएगी आगे आने वाले काफ़ी प्रॉब्लम्स और काफ़ी टेस्ट योर सेल्फ जो आगे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो आप समझ नहीं पाएंगे। समझ आ रही है बात आपको? इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। तो के शेल के अंदर क्या है? एस सब शेल, एस सब शेल के अंदर क्या है? एक ऑर्बिटल। ये मैंने ऑर्बिटल बना दिया। उसके बाद फिर हम एस और पी की तरफ आते हैं। इसको थोड़ा अलग अलग लेना पड़ेगा। दोबारा मैं एस को बनाऊंगा यहाँ पर। एस सब शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल है और पी जो सब शेल है इसके अंदर तीन ऑर्बिटल हैं। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास एम शेल के अंदर जो तीन सब शेल हैं एस पी डी, इसमें से जो एस सब शेल है इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल है। इसमें जो पी सब शेल है इसके अंदर तीन ऑर्बिटल हैं और इसमें जो डी सब शेल है इसके अंदर 5 ऑर्बिटल हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एन शेल की तरफ आ जाइए आप। इसके अंदर जो एस सब शेल है उसके अंदर एक ऑर्बिटल है, पी सब शेल है उसमें 3 ऑर्बिटल हैं, डी सब शेल है इसमें 5 ऑर्बिटल हैं और एफ सब शेल उसको मैं यहाँ बना रहा हूँ, इसमें 7 ऑर्बिटल हैं। 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आ गई बात आपको? हर ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ रख सकता है अपने अंदर, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। इससे ज़्यादा कोई भी ऑर्बिटल नहीं रख सकता, उसकी गुंजाइश नहीं है। ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को हम जो है वो आधे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर एस के शेल के अंदर जो एस सब शेल है उसके अंदर जो एक ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये उल्टे एरो और आधे आधे एरो जो है ना, ये आपको इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये वाले। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पर एस के अंदर। एस में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर आ जाएं एल के अंदर। एल के अंदर हमारे पास दोबारा एस और पी सब शेल आ रहे हैं। एस के अंदर एक ऑर्बिटल है उसमें 2 ही आ सकते हैं। पी के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं तो इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मैं आगे तादाद भी लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर आप तीसरे शेल की तरफ आएंगे। इसमें 3 सब शेल हैं एस पी डी। जो एस सब शेल है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है। पी सब शेल इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन क्योंकि 3 ऑर्बिटल हैं। और डी सब शेल इसमें 10 इलेक्ट्रॉन क्योंकि 5 ऑर्बिटल हैं। 10 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद एन शेल की तरफ आएँ तो यहाँ 4 सब शेल हैं। पहला जो सब शेल है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा सब शेल पी है इसके अंदर 3 ऑर्बिटल हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन। तीसरा जो सब शेल डी है इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन। और चौथा जो सब शेल एफ है इसमें 7 ऑर्बिटल हैं तो पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2, तीसरे में 2, चौथे में 2, पाँचवें में 2, छठे में 2 और सातवें में भी 2। इस तरह से 14 इलेक्ट्रॉन टोटल इसके अंदर आ जाते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये शेल्स हैं, जो पहला के शेल है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है? टोटल आप कहेंगे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इस तरह के अंदर, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही सब शेल एस है
और उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल है और उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास एल शेल है, इसके अंदर हमारे पास 2 सब शेल हैं एस और पी। एस के अंदर एक ही ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन और पी के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन एस के और 6 इलेक्ट्रॉन पी के, तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे किसके अंदर, के के अंदर। ये आगे मैं लिख देता हूँ, के के अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और एल के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसी तरह अब एम की तरफ चलते हैं, तो इसमें 3 हमारे पास सब शेल्स हैं एस पी डी। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन और डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन अगर हम एम में देखें तो कितने हो जाएंगे, 2 और 6 8, 8 और 10, ये हो जाएंगे 18 टोटल इलेक्ट्रॉन एम शेल के अंदर। और अब हम एन की तरफ चलते हैं, तो एन शेल के अंदर 4 सब शेल हैं एस पी डी एफ। पहले सब शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में क्योंकि 7 ऑर्बिटल हैं इसलिए इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन। तो 2 और 6 8 हो गए, 8 और 10 18 हो गए, 18 और 14 ये हो गए कितने, 32 इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर, टोटल एन शेल के अंदर। अगर आपने अभी तक मेरी बात तफसील से सुनी है और ये ड्राइंग आपने बिल्कुल इसी तरह बनाई है और ये सब कुछ आपने जहन नशीन कर लिया है, तो आपको मुबारक हो। आपकी आने वाली केमिस्ट्री मैट्रिक की हो, फर्स्ट ईयर की हो, इंटर की हो या एंट्री टेस्ट की तैयारी हो या यूनिवर्सिटी तक, आपको ये सब चीज़ें हेल्प करने वाली हैं। और जो बच्चे इग्नोर करके इसको उड़ गए हैं उन्होंने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है, उसका अंदाज़ा उनको बिल्कुल भी नहीं है। तो ये प्रैक्टिस, ये ड्राइंग बिल्कुल आप इसी तरह कर लें जैसे कि मैंने की है। समझ में आ रही है बात आपको? ये सब नक्शा जब आपने समझ लिया है, अब चलते हैं हम अपने टेस्ट योर सेल्फ वाले मसलों की तरफ। एग्जाम्पल 2.1 पेज नंबर 47 पे वो कह रहा है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट विच हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब आप अपने इलेक्ट्रॉन्स आपने रखने हैं। याद रखें, जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, आप स्टार्ट हमेशा के से लेंगे और के अंदर आप एस से लेंगे। जब तक वो फिल नहीं हो जाता आप अगले शेल की तरफ नहीं जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, के अंदर, क्योंकि के का नंबर याद रखिएगा, के का नंबर पहला है, एल का नंबर दूसरा है, एम का नंबर तीसरा है, एन का नंबर चौथा है। ठीक है, तो इनके नंबर से यहाँ रिप्रेजेंट किया जाएगा। पहला शेल, ठीक है, के और उसका पहला सब शेल एस और उसके अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, कोमा 1s2। उसके बाद क्योंकि के अंदर गुंजाइश ख़त्म, अब आपको एल में एस की तरफ जाना पड़ेगा, वहीं पर ऑर्बिटल मौजूद है, ऑर्बिटल्स के अंदर ही इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हैं। तो आपको दूसरे शेल, दूसरा शेल कौन सा है, एल वाला, दूसरे शेल के एस में जाके 2 इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है, टोटल 8 हैं। पहले के में, के एस में एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, फिर दूसरे शेल के एस में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब दूसरे शेल के अंदर अभी पी मौजूद है और पी के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश है, आप वहाँ रख सकते हैं। तो आप जाएंगे 2p की तरफ और जितने बच जाएंगे उनको आप यहाँ पर ये रख देंगे, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर 2p के अंदर, हालांकि 6 की गुंजाइश है यहाँ पर, आपको पता है p के अंदर, लेकिन आपके पास बचे ही 4 हैं तो आप रख देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने कर दी उस एलिमेंट की जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये आपकी एग्जाम्पल जो है वो हो चुकी। ठीक है भाई, अब आ जाइए आप जो है वो पेज नंबर 49 की तरफ। टेस्ट योर सेल्फ दोबारा आपके सामने आ गया।
टेस्ट योर सेल्फ, पेज नंबर 49 से। इनमें से क्वेश्चन बनेंगे, ये बात आप याद रखिए आपके बोर्ड के पेपर्स में। इसमें 4 सवाल हैं। पहला सवाल, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेट इन एस सब शेल। देखें, अब जिन्होंने पहले वाली मेरी बातें समझी होंगी वो तो सेकंड में अब इसका जवाब देंगे, और नहीं समझी होंगी तो परेशान होंगे। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कितने रखे जा सकते हैं, दैट कैन बी एकोमोडेट इन एस सब शेल। एस सब शेल के अंदर, एस सब शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। अभी मैंने बताया था ना, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रखे जा सकते हैं। भाई 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। वजह, क्योंकि एस सब शेल के अंदर होता ही एक ऑर्बिटल है, और एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हैं। ठीक है भाई, इसके बी की तरफ चलते हैं। उसमें बोल रहा है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन एल शेल। एल शेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स वो आपसे पूछ रहा है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स। तो याद है ना, एल शेल के अंदर कितने सब शेल होते हैं, एस और पी। एस के अंदर एक ऑर्बिटल है, आपको पता है। पी के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन 2 इसके अंदर। तो एल शेल के अंदर इस तरह से अगर आप देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन एस में और 6 इलेक्ट्रॉन पी में, तो 8 इलेक्ट्रॉन टोटल आप एल शेल में रख सकते हैं। सारे मसलों का हल निकल रहा है ना। अगर ये पहले मैं लेक्चर तवील ना देता तो इन मसलों के हल निकलते नहीं। अच्छा, इस पहले वाले दूसरे क्वेश्चन को ज़रा पूरा पढ़ लूँ। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन एल शेल ऑफ एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 11। उसका ये भी उसने बताया कि एल शेल के अंदर, हाँ ज़रा बात अब पूरी हो जाए, सिर्फ एल शेल का उसने नहीं पूछा। अगर एल शेल का बोलता तब तो हम बता देते कि भाई 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वो सिर्फ ये नहीं बोल रहा आपसे, बल्कि वो बोल रहा है कि वो एटम, ठीक है, बात पूरी कर लें ज़रा, उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या लिखा हुआ है कि एटॉमिक नंबर जिसका 11 है। एटॉमिक नंबर जिसका 11 है। आपको पता है एटॉमिक नंबर अगर किसी एलिमेंट का 11 है तो इसका क्या मतलब हुआ कि उस एलिमेंट के पास प्रोटॉन जो हैं वो 11 है। अगर प्रोटॉन 11 है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद चाहिए होती है, प्रोटॉन की नहीं। लेकिन एटॉमिक नंबर की मदद से हम, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होते हैं, तो इसलिए हम आसानी से इलेक्ट्रॉन की तादाद पकड़ सकते हैं एटॉमिक नंबर की मदद से। हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अब उसने बोला है कि एल शेल में बताइए कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके। वैसे तो एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन वो इसका पूछ रहा है, इसके, जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन हैं। तो कैसे पता चलेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके। तो कर लेते हैं 11 इलेक्ट्रॉन पहले 1s2 2s2 2p6 3s1। ये देखें 1, ये नंबर्स को याद रखें। 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? के शेल को। 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? के बाद कौन सा शेल था? के एल शेल को। और 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एम शेल को। इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल? 11। 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 6 ये हो गए, 6 2 8 और 2 10 और 1 11। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये रहा आपका एल शेल, ये जो है वो एम है और ये जो है वो के है। इसके अंदर 3s आ गया अभी, फिर 3p भी आएगा, 3d भी आएगा। ये बात याद रखिएगा, इसमें 3p भी आएगा और 3d भी आएगा। लेकिन अभी हम उनको नहीं ले रहे क्योंकि ये तीनों मिलके फिर एम शेल बनाएंगे, लेकिन हम उसकी तरफ अभी नहीं जा रहे। ठीक है, हम तो ये देख रहे हैं कि 11 इलेक्ट्रॉन हैं। पहले शेल में 2 आ गए, उसके बाद एल में जो है वो 8 आ गए, 8 और 2 10, और उसके बाद एम में फिर। लेकिन वो एल के जानना चाहता है
कि वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, यानी कि 11 उसके पास इलेक्ट्रॉन है, उसके एल शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो यहाँ से देख लें आप, 2 ये रहे, 6 ये रहे, तो अभी भी हमारा जवाब सही है, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, अब चलते हैं इसके तीसरे सवाल की तरफ। इसमें कह रहा है, इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम विच शेल फिल्ड फर्स्ट एंड वाई। जब आप इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एटम के अंदर, यानी कि आसान लफ्ज़ों में जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यही है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, विच शेल फिल्ड फर्स्ट, पहले कौन सा शेल जो है वो फिल होगा। शेल कौन कौन से हमारे पास, के एल एम एन, याद रहे शेल बोला है उसने, सब शेल नहीं बोले। तो सबसे पहले ये के जो है ये फिल होगा, एंड वाई, और इस वाई की वजह भी बताइए। लीस्ट एनर्जी याद रख लीजिए, लीस्ट एनर्जी। ये जो शेल्स हैं के एल एम एन, इनको हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, यानी कि ये शेल्स जो हैं इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी पता चलती है हमें इन शेल्स की मदद से। ठीक है, तो इसीलिए इन शेल्स को हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जब रखे जाते हैं तो जिसकी सबसे कम एनर्जी होती है उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है। पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा उस शेल में रखा जाएगा जिसकी सबसे कम तरीन एनर्जी होगी, पहला इलेक्ट्रॉन वहाँ रखा जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि पहला शेल जो है वो के है, और यही वजह है वो बोल रहा है वाई, कि जब आप इसमें रखेंगे, कौन से शेल में रखेंगे, पहले तो इस बात का जवाब दीजिए। तो के शेल में रखेंगे, और के शेल में ही क्यों रखेंगे, उसकी वजह ये के शेल की सबसे लीस्ट एनर्जी होती है, और यही रूल है इलेक्ट्रॉन्स को रखने का कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आप कहाँ रखेंगे, जिसमें सबसे कम एनर्जी होगी। ठीक है भाई, अगला सवाल इसका है, इफ़ बोथ के एंड एल शेल्स ऑफ एन एटम आर कम्प्लीटली फिल्ड, अगर दोनों के और एल, इसका बता रहा है, अगर के और एल ये दोनों कम्प्लीटली फिल हो जाएं, ठीक है, इसमें आप इलेक्ट्रॉन्स रख चुके हों, के में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल में आपको पता है 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आप रख चुके, एल के अंदर चले गए, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भी रख चुके। ठीक है, इफ़ बोथ के एंड एल शेल्स ऑफ एन एटम आर कम्प्लीटली फिल्ड, कॉमा, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दैम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बता दीजिए। तो भाई के अंदर तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, और एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जमा कर दीजिए। तो इसका जवाब है टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है भाई, टेस्ट योर सेल्फ ये भी हो गया। आगे आ जाइए, पेज नंबर 51 पे भी आपके लिए एक टेस्ट योर सेल्फ मौजूद है। थक गए हैं, मैं भी थक गया हूँ भाई, कोई शक नहीं है इसके अंदर, लेकिन डटे रहिए, बैठ के सुनते रहिए, इसमें आपका फ़ायदा है। पेज नंबर 51 खोल लीजिए, टेस्ट योर सेल्फ। अगर थक गए हैं तो वीडियो बंद करके फिर दोबारा यहीं से कंटिन्यू कर लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं। ये टेस्ट योर सेल्फ पेज नंबर 51 वाला, इसमें पहला जो है उसमें बोल रहा है, विच ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कौन सा आइसोटोप है हाइड्रोजन का जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन्स की तादाद है। कौन सा आइसोटोप है हाइड्रोजन का जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन्स की तादाद है। पहला तो हमारे पास है प्रोटियम, दूसरा है हमारे पास ड्यूट्रियम, तीसरा है हमारे पास ट्रीटियम। अगर प्रोटियम को देखें, इसमें इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है। ड्यूट्रियम के अंदर इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन भी 1 है। ट्रीटियम के अंदर इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन 2 हैं। तो ये है ट्रीटियम, वो आइसोटोप हाइड्रोजन का जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन्स की तादाद है। दूसरा सवाल इसका है, वाई डू आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव सेम केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। बोल रहे हैं जो आइसोटोप्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होती हैं, लेकिन फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनकी चेंज होती हैं। जैसे कि प्रोटियम को देखें आप,
ड्यूट्रियम को देखें और ट्रीटियम को देखें, ये तीनों के तीनों आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन की। इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। उसकी वजह पता है क्या है? तीनों का सेम एटॉमिक नंबर, तीनों के पास सेम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद सेम है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये देखें, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक जो है वो असल में प्रोटॉन से भी नहीं होता, न्यूट्रॉन से भी नहीं होता, इलेक्ट्रॉन की तादाद से केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक होता है। ठीक है, तो तीनों की जब इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम है तो इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी तीनों की सेम है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक होता है इलेक्ट्रॉन से भी और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद से भी, जो कि न्यूक्लियस में है। तो यहाँ पर आप देखें, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन याद है ना आपको क्या बनाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं मास नंबर। इन तीनों का मास नंबर चेंज है। इसका मास नंबर 1 है, इसका मास नंबर 2 है, इसका मास नंबर 3 है। तो ये चेंज जो मास नंबर हैं उसकी वजह से इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क है। ठीक है भाई, ये भी जवाब मिल गया आपको। तीसरा, हाउ द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन आर डिफरेंट फ्रॉम आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन के आइसोटोप्स जो हैं वो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स से मुख्तलिफ क्यों हैं? बड़ी आसान सी बात है भाई, ये कार्बन तो एलिमेंट ही अलग है, हाइड्रोजन एलिमेंट ही अलग है। कार्बन का एटॉमिक नंबर अलग है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर अलग है। तो कार्बन देखें, आइसोटोप भले कितने भी बन जाएं, उनका मास नंबर तो चेंज हो सकता है, लेकिन उनका एटॉमिक नंबर चेंज कभी भी नहीं होगा। एटॉमिक नंबर जो है वो एक एलिमेंट की पहचान होती है। ठीक है, वो चेंज नहीं हो सकती। अगर एटॉमिक नंबर चेंज हो गया तो वो एटम फिर किसी दूसरी फैमिली से बिलोंग करेगा। हाइड्रोजन का हर एटम, चाहे वो प्रोटियम हो, ड्यूट्रियम हो, ट्रीटियम हो, उसका एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद में फ़र्क नहीं आएगा, न्यूट्रॉन की तादाद में फ़र्क आ सकता है, जिससे अल्टीमेटली मास नंबर में तब्दीली आ जाएगी। तो इसीलिए कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर अलग है, और डेफिनेटली कार्बन के जितने आइसोटोप्स हैं उनके एटॉमिक नंबर भी अलग होंगे। किससे? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स से। ठीक है, बाकी कार्बन के जितने आइसोटोप्स हैं उन सब के एटॉमिक नंबर तो सेम होंगे, लेकिन कार्बन के आइसोटोप्स को कंपेयर करें हाइड्रोजन के आइसोटोप्स से तो एटॉमिक नंबर का ही फ़र्क आता है। टेस्ट योर सेल्फ ये भी आपका हो गया। ठीक है भाई, अब चलते हैं, सारे टेस्ट योर सेल्फ हो गए। अब आप निकाल लीजिए, यहाँ पर पेज नंबर 54 पे आपके पास 1 2 3 4 ऐसे सवाल हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, कैलकुलेशन बेस्ड हैं या ट्रिकी हैं। तो इनकी तफसीलात इंशाल्लाह मैं पार्ट 5 में आपको बताऊंगा। पेज नंबर 54 पे आप देख भी लें, मैं आपको बता देता हूँ कौन से सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन है, और सेक्शन सी डिटेल्ड क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 है। ये इंशाल्लाह हम अगले पार्ट में करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ठीक है, नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।